हम देखने जा रहे हैं कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता, जिसे आप कह सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। जो भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होगा, आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी, तो वो जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसके क्रियाशीलता के बारे में जो है वो हम देखेंगे। मतलब उसका जो रिएक्टिविटी है वो कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, वो सारी चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को जो है वो बताने जा रही हूँ। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? जिनमें कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, वो कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है। कार्बोनिल ग्रुप आपका क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। तो जैसा कि इस चैप्टर जो कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर है, इसके पहले नोट्स में ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या होता है। ऐसा कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो है वो लगा होता है, वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पे आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को 3 एग्जाम्पल दूंगी। इन तीनों एग्जाम्पल में आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता वाला कंपाउंड है वो कौन सा है, मतलब कौन से कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों को लेना है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला आप देख रहे हो, एसिटल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला आप देख रहे हो, और एसीटोन। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि एसिटल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा कंपाउंड ज्यादा क्रियाशील कंपाउंड है, या फिर ज्यादा रिएक्टिविटी वाला कंपाउंड कौन सा है, कौन सा क्रियाशीलता जो है वो कम है। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और काफी इजी है, वेरी इजी नोट्स है ये। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि इनकी क्रियाशीलता ज्यादा है या इनकी क्रियाशीलता कम है। क्रियाशीलता मतलब आपका होता है रिएक्टिविटी, कितना जल्दी वो अदर ग्रुप से जो है वो रिएक्ट कर लेता है। मीन्स रिएक्टिविटी जानने का मतलब ये है कि कैसे कोई भी ग्रुप इससे जो है वो जल्दी से जो है वो जुड़ जाता है, वो इसकी क्रियाशीलता कहलाएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो चलिए सबसे पहले तो हम जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड में लगा होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल में भी बताया था। तो जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आपका कार्बन है और ये आपका जो है वो ऑक्सीजन है। इन दोनों के बीच जो है वो आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक बॉन्ड जो है वो आपका पाई बॉन्ड है और एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन, जिसके बीच जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड जो है वो आपका सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जैसा कि हम जानते हैं ये जो आपका ऑक्सीजन है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मतलब जो विद्युत ऋणात्मकता है, वो कार्बन से जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो आपका ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो अगर इस एलिमेंट की विद्युत ऋणात्मकता है, जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लेंगे। क्लियर हुआ मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ? इलेक्ट्रॉनों को ये ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से जो है वो ज्यादा होता है ऑक्सीजन का। तो अब क्या होगा, कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम हो जाएगा। ये जो आपका पाई बॉन्ड शो हो रहा है, वो पाई बॉन्ड जो है वो अब नहीं रहेगा, केवल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो रह जाएगा। और ये जो आपका ऑक्सीजन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लिया है। तो ऑक्सीजन पे जो है वो ऋणात्मक आवेश या निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन में जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें C डबल बॉन्ड O, तो पार्शियल निगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन में यहाँ पे प्रेजेंट है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया कि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज क्यों है और ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज क्यों है। इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, काफी इजी है। कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर हुआ? नोट्स में यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कार्बोनिल जो आपका ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, उसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। अधिक ऋण विद्युती होने के कारण ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लेंगे, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश मतलब पार्शियल निगेटिव चार्ज जो है वो उत्पन्न हो जाता है। धनावेशित कार्बन अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होता है। इस योग पहले कार्बन परमाणु पर जो है वो होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है,
जैसे कि आपको यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि कार्बन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, आप हमें ये बताइए कि कार्बन ज्यादा क्रियाशील है कि ऑक्सीजन ज्यादा क्रियाशील है। अगर हम इस ग्रुप की बात करें, आपको कोई पूछे कि कार्बन की रिएक्टिविटी ज्यादा है कि ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे? तो आपको कहना होगा कि कार्बन का जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है। हमें पता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी है, लेकिन फिर भी जो कार्बन की जो क्रियाशीलता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा जो है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये आसानी से किसी से जो है वो बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी अदर ग्रुप आएगा, अदर कंपाउंड आएगा, तो वो पहले ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगा, वो पहले जो है वो कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये जो कार्बन है आसानी से बॉन्ड बना करके किसी ग्रुप के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो कार्बन का आपको जो क्रियाशीलता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा जो है वो ज्यादा होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या क्या लिया हुआ है, मोस्ट आईएमपी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। स्पष्ट कीजिए कि फॉर्मेल्डिहाइड का जो रिएक्टिविटी है वो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की अपेक्षा जो है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर सबसे ज्यादा क्रियाशील कंपाउंड अगर आप लोगों को इसमें पूछे तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कंपाउंड आपका जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, उसके बाद एसिटल्डिहाइड होगा, उसके बाद एसीटोन होगा, और सबसे कम क्रियाशील कंपाउंड आपका एसीटोन होगा, उसके बाद एसिटल्डिहाइड होगा, उसके बाद जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा। मतलब क्रियाशीलता ऐसे बढ़ते जा रही है। मतलब यहाँ पे क्रियाशीलता ज्यादा है, फिर यहाँ पे क्रियाशीलता कम हो गया, फिर यहाँ पे क्रियाशीलता जो है वो बिल्कुल भी मतलब नहीं के बराबर है। वो क्यों हुआ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी वाला कंपाउंड कौन सा है? क्रियाशीलता। देखिए यहाँ पे मैंने एरो करके भी जो है वो लिखा हुआ है, क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है। पहले एसीटोन का कम था, एसिटल्डिहाइड का फिर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, देन उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड का और ज्यादा हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है कि एसीटोन का जो क्रियाशीलता है वो एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड से कम है? इसका कारण स्पष्ट करो, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, मैंने इसे नहीं लिखा हुआ है नोट्स में, आप लिख लीजिए। क्योंकि ये जो आपका जो एसीटोन देख रहे हो उसमें 2 एल्किल ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका एसीटोन है उसमें 2 स्ट्रॉन्ग ग्रुप जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करो एसिटल्डिहाइड का, यहाँ पे आप देख रहे हो केवल एक CH3 जो है वो जुड़ा हुआ है और एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो आपका हाइड्रोजन है वो इस CH3 से, मतलब ये जो आपका एल्किल ग्रुप है उससे थोड़ा सा वीक है। वीक कहने का मतलब ये है कि अगर एसिटल्डिहाइड को ले लिया जाए और एसीटोन को ले लिया जाए और कोई ग्रुप दे दिया जाए, तो जो आपका ग्रुप होगा वो एसिटल्डिहाइड के साथ जाकर के जो है वो पहले जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कार्बन के साथ आसानी से जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो इसके अपेक्षा जो है वो थोड़ा सा कम है, ये हम जो है वो बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप लिखोगे कारण में, क्योंकि एसीटोन में 2 एल्किल ग्रुप जो है वो जुड़े होते हैं, इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो एसिटल्डिहाइड के अपेक्षा जो है वो कम होते हैं। जबकि एसिटल्डिहाइड में केवल एक एल्किल ग्रुप जो है वो जुड़ा होता है और एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो एसीटोन की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है। दोनों के कंपेयर करें अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से, तो आप फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला देख रहे हो, कार्बन के साथ जो है वो HH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप जो है वो जुड़ा नहीं है। अब क्या होगा, जो भी आपका अदर ग्रुप होगा, अदर कंपाउंड होगा, आसानी से इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जो है वो रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आसानी से जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे ज्यादा इसे जो है वो मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी ग्रुप आएगा तो। लेकिन अगर सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना होगा तो वो एसीटोन में लगेगा और शायद नहीं लगे, मतलब नहीं के बराबर यहाँ पे क्रियाशीलता जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ। मोर प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे जो है वो एसीटोन दर्शाता है, लेस प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे दर्शाता है, और यहाँ पे कोई भी आई इफेक्ट जो है वो ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो नहीं दर्शाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो एसीटोन का जो क्रियाशीलता है वो एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की अपेक्षा जो है वो कम होता है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता है वो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की अपेक्षा कहीं ज्यादा होता है। तो ये जो डायग्राम, ये जो मैंने लिखा हुआ है उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
यही आप लोगों का मोस्ट एमपी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इस यूनिट का। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो रिएक्टिविटी है काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ये जो प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, इस कारण ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो योगात्मक क्रिया जो है वो दर्शाता है, मतलब एडिशन रिएक्शन जो है वो ये दर्शाता है। आगे जब मैं आप लोगों को नेम रिएक्शन और बताऊंगी तो वहां पे आप लोगों को और अच्छे से ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये एडिशन रिएक्शन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो क्लियर हुआ गाइस आज का आपका टॉपिक। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड जो भी आपको नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन देखने हैं आपको बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल में जो है वो मिल जाएगा, तो चेक जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस रिएक्शन। तो ये जो विटिक रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आज हम जो है वो मैकेनिज्म भी देखेंगे। 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होता है, वेरी इजी स्टेप होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका विटिक रिएक्शन है वो बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर से है। इस चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो चेक जरूर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो विटिक रिएक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। इस डेफिनेशन के थ्रू हमको ये पता चलेगा कि कौन कौन से कंपाउंड को, कौन कौन से रिजेंट को हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है और उसके बाद हमें जो है वो कैसे एल्किन जो है वो प्राप्त होता है। तो चलिए डेफिनेशन में देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे लिया गया है कार्बोनिल यौगिक, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड हमें सबसे पहले यहाँ पे लेना है C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, जिसे कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कार्बोनिल कंपाउंड। देन दूसरा देखते हैं ये क्या चीज है, RCH डबल बॉन्ड PC6H53। तो क्या कहा जा रहा है, कार्बोनिल यौगिक एल्किलिडीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरिन के विटिक अभिकर्मक के साथ, इसका नाम क्या है, एल्किलिडीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरक के विटिक अभिकर्मक। विटिक अभिकर्मक होता है मतलब विटिक रिजेंट जिसे हम कहते हैं। तो इन दोनों का जब हम आपस में जो है वो रिएक्शन कराते हैं तो उसके बाद हमें जो है वो एल्किन जो है वो प्राप्त होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हमें कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, उसके बाद हमें एल्किलिडीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरिन के विटिक रिजेंट हमें लेना है। इन दोनों का आपस में जो है वो हमें रिएक्शन कराना है, उसके बाद हमें एल्किन जो है वो प्राप्त होगा। यहाँ पे देख रहे हो अभिक्रिया करके एल्किन जो है वो बनाता है, इसे विटिक अभिक्रिया कहा जाता है। विटिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे विटिक रिजेंट हम लोगों ने अभिकर्मक, विटिक अभिकर्मक हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, इसलिए ये जो आपका रिएक्शन है वो विटिक रिएक्शन जो है वो कहलाता है। तो मैकेनिज्म में हम समझेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से एक दूसरे से जो है वो कंबाइन हुए हैं, कैसे ये रिएक्ट किए हैं जिससे हमें जो है वो ये एल्किन मिला है और एल्किन के साथ C6H53PO भी हमें जो है वो प्राप्त हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के सबसे पहले स्टेप में आप क्या देख रहे हो, हम लोगों ने यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो लिया हुआ है। मीन्स ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में जो है वो लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जैसा कि आप इतने अभी से चैप्टर में जो है वो देखते ही आ रहे हो कि कैसे ये जो ऑक्सीजन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम कंपेयर करें तो कार्बन की तुलना में जो ऑक्सीजन होता है उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, जिसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हो, वो ज्यादा होता है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो है वो ट्रांसफर कर लेंगे। मतलब ये जो बॉन्ड है आपका, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड शो हो रहा है ना, वो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। एक बॉन्ड को जो है वो अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन में आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो आपका डबल बॉन्ड शो हो रहा है वो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। मीन्स ऐसा इस टाइप से आपको मिलेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया है। आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका एल्किलिडीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरस है उसे हम लोगों को सेकंड स्टेप में लिखना है। इसे हम लोगों ने एज इट इज सेकंड स्टेप में ऐसा लिखा है। अब जैसा हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका कार्बन है वो इस फास्फोरस के अपेक्षा जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। मीन्स इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो ज्यादा होता है। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ जो है वो ट्रांसफर कर लेंगे, जिसके कारण आपके कार्बन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे फास्फोरस में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है वो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो चुके हैं सी की तरफ तो ये डबल बॉन्ड केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब क्या होगा, एज इट इज आपको ऐसा उतार देना है।
C6H5 3 यहाँ तक तो सेम है। P में आपका क्या लगा था, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका लगेगा। P में आपका पॉजिटिव चार्ज हम लगा दिए। डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया, केवल सिंगल बॉन्ड में रह गया। और C में जो है वो आपका निगेटिव चार्ज आ गया, C-H, और R को हम लोगों ने एज इट इज उतार दिया। दूसरा स्टेप समझ आया। पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या देखा, कार्बोनिल कंपाउंड कैसे इस प्रकार से जो है वो बन रहे हैं, और हम लोगों ने दूसरे स्टेप में रीजेंट को देखा जहां पे ये इस प्रकार से हमें मिलता है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है गाइस, ये जो आपका दोनों है उसे आपस में आप जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन में जो है वो निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा जो आपका कार्बन होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। मतलब कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी ग्रुप हो, वो ऑक्सीजन से पहले कार्बन के साथ जो है वो रिएक्ट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो आपका C बॉन्ड O है वो इस कार्बन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे आपका जो HC है ना, CH है, उसको हम लोग HC करके लिखा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, ये जो CO है वो इस H के साथ आकर के यहाँ पे देख रहे हो कार्बन और कार्बन के बीच CC यहाँ पे जो है वो बॉन्ड लग जाएगा। और बाकी ये जो C6H5 3P ये सब है उसको हम लोगों ने उतार दिया है, सेम एज इट इज उतार दिया है। बस यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बना लिए हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब क्या होगा, देखो कैसे हमारा एल्किन बनेगा, वही हम देखेंगे। ये जो आपका बॉन्ड है C बॉन्ड O करके शो हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड जो है वो इधर तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, C के बीच जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बॉन्ड है उसे इधर ट्रांसफर करना है, जिससे C डबल बॉन्ड C जो है वो हो जाएगा। और ये जो आपका O है वो इस P के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज। ये जो आपका O है वो P के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और ये वाला बॉन्ड भी आपका जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फाइनली आपको एल्कीन जो है वो मिल जाता है, HC डबल बॉन्ड C, यहाँ से O तो गायब हो चुका है, और R, तो HC डबल बॉन्ड C R, ये आपका जो है वो एल्कीन है। और बाकी जो भी बचा है PO, O को हम P के साथ ऐड कर देंगे, C6H5 3PO, लास्ट में आपका जो है वो ऐसा हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमें एक्चुअल में ये मिला कि नहीं। तो आप देख रहे हो एल्कीन, और ये जो है एल्कीन मैंने थोड़ा सा ऐसे लंबा करके लिखा हुआ है, मतलब वही है। तो एल्कीन और C6H5 3PO हमें जो है वो फाइनली मिल गया। तो आप लोगों ने देखा 3 स्टेप में कैसे इसका मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट हुआ, काफी इजी है। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद हम जो है वो पर्किन रिएक्शन देखने वाले हैं, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर से ही है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच गाइस। है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर से है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के और भी रिएक्शन आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। इस रिएक्शन का आज हम जो है वो मैकेनिज्म भी देखेंगे। 5 स्टेप में जो है वो 5 स्टेप में इसका हम जो है वो मैकेनिज्म देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि सारे रिएक्शन जो है वो क्यों हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने माइकल एडिसन में जो है वो कौन कौन से कंपाउंड लिया हुआ है और किस किस कंपाउंड को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास कौन सा नया प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पहला कंपाउंड लेना है एक्रोलीन, जिसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। ये आपको एक्रोलीन लेना है। और दूसरा आपको लेना है डाई एथिल मेलोनेट, जिसका फॉर्मूला है H2C COO C2H52। इन दोनों को आपको जो है वो मिलाना है किसके प्रेजेंस में, कोई बेस के प्रेजेंस में। और यहाँ पे हम लोगों ने बेस के लिए लिया हुआ है NaOC2H5। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे कंपाउंड लिया है, एक्रोलीन लिया हुआ है और डाई एथिल मेलोनेट जो है वो लिया हुआ है बेस के प्रेजेंस में। इसे जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास ये नया प्रोडक्ट मिलता है, जिसे हम कहते हैं 4,4 डाई कार्बोक्सी ब्यूटेनॉल, जिसका फॉर्मूला है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO और CH COO C2H52। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म में देखेंगे कि आखिर ये सारे रिएक्शन जो है वो कैसे हो रहे हैं, कैसे इसमें एडिशन रिएक्शन हो रहा है और कैसे ये तीनों कंपाउंड जो है, ये दोनों कंपाउंड जो है वो बेस के प्रेजेंस में आपस में मिल करके इस प्रकार से नया प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। एक एक करके सारे स्टेप को हम जो है वो मैकेनिज्म में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप आप लोगों को देखना है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बेस को लिया हुआ है। ये जो आपका बेस है NaOC2H5, इसे हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं C2H5O
ONA, ये जो आपका C2H5ONA है वो दो पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाता है। पहला जो है वो ये निगेटिव चार्ज वाला हमें मिलता है और दूसरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला। यहाँ पे आप देख रहे हो C2H5ONA, जो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मीन्स इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सोडियम से जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया और इसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लेते हैं ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इसमें जो है वो ऋणात्मक आवेश जो है वो आ जाता है और इसमें धनात्मक आवेश आ जाता है। इतना होने के बाद ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और ये Na+ जो है वो निकल जाता है और यहाँ पे केवल C2H5O- जो है वो बच जाता है। इतना क्लियर हुआ आपको? सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या लिया, बेस को लिया और हम लोगों ने देखा कि ये जो आपका बेस है वो दो भाग में बढ़ जा रहा है, Na+ और C2H5O-। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो निगेटिव चार्ज वाला जो हमें प्राप्त हुआ था उसका रिएक्शन हम जो है वो डाई एथिल मैलोनेट के साथ जो है वो कराएंगे। यहाँ पे आपको अब H2CCOO C2H5 के साथ जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसका जो है वो हम रिएक्शन कराते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका C2H5O- O नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है उसका रिएक्शन हम जो है वो डाई एथिल मैलोनेट के साथ जो है वो करा देते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH2COO C2H5। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इन दोनों का हम जो है वो रिएक्शन कराएंगे तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होगा, मतलब कार्बोनियन फर्स्ट जो है वो हमें प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मैकेनिज्म है इसका। देखिए यहाँ पे आपका ये तो आपको पता ही है कि C2H5O में जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ तक तो आपको पता है। अब यहाँ पे आप देखिए CH2 यहाँ पे आपका है CH2। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो आपका कार्बन है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन से जो है वो ज्यादा होता है। अब क्या करेंगे, ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे यहाँ पे निगेटिव चार्ज और H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? C में आपका निगेटिव चार्ज आया और H में आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक जो आपका H है वो इस C2H5O के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे करके लिया हुआ है, इसमें जो है वो एक H जो है वो माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो -H करके जो है वो हो रहा है। ये जो आपका H है वो C2H5 के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आपका बन जाएगा C2H5OH। क्लियर हुआ? इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक H को आपको इसके साथ जो है वो कंबाइन कराना है। अब हमारे पास यहाँ पे जितना भी बचता है उसे हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या बचा आपके पास, -CH COO C2H5 यहाँ पे हम लोगों ने इसे लिख दिया। ये क्या है आपका कार्बोनियन 1, ये इतना आप लोगों को लिख देना है। कार्बोनियन किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। इतना आपको क्लियर हुआ? पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, बेस का हम लोगों ने देखा दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, निगेटिव और पॉजिटिव में। तो निगेटिव वाला जो था उसको हम लोगों ने डाई एथिल मैलोनेट के साथ जो है वो रिएक्शन करा दिया। दो स्टेप आप लोगों को क्लियर हुआ? अब हम जो है वो तीसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। तीसरे स्टेप में हम लोग एक्रोलीन को लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक्रोलीन को जो है वो नीचे लिख देते हैं। एक्रोलीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो एक्रोलीन को आपको यहाँ पे उतारना है। यहाँ पे जो CHO है उसे हम CH डबल बॉन्ड O करके भी जो है वो लिख देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? एक्रोलीन को आप लोगों ने उतारा। अब एक्रोलीन में क्या होगा, ये जो आपका ध्यान से समझिएगा, बस यहाँ पे एक्रोलीन में जो है वो बॉन्ड में चेंजेस होता है, उसी को मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। ये जो CH2 और CH के बीच जो डबल बॉन्ड है, वो जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ आया मैंने क्या बोला? ये जो बॉन्ड है इस तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाता है और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाता है। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड जो है वो इधर ट्रांसफर हो गया, तो अब क्या करेंगे, CH और CH के बीच हम जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम देखते हैं CH और O के बीच भी डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक होगा और ये आपका O जो है वो निगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लेंगे, जिसके कारण O में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो केवल सिंगल बॉन्ड में रह जाएगा।
तो ये आपका कार्बोनियन 2, पहला हमारा क्या बना था कार्बेनियन 1 और ये आपका बन गया कार्बेनियन 2। अब जैसा कि हमें पता है इस रिएक्शन का नाम ही है एडिशन रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका पहला और ये जो आपका दूसरा दो यहाँ पे आप लोगों को कंपाउंड शो हो रहा है उसको हम जो है वो आपस में ऐड कर देंगे, मीन्स आपस में इसे जो है वो जोड़ देंगे। तो चलिए एडिशन रिएक्शन है, दोनों को आपस में जो है वो हम जोड़ देते हैं। ये वाला पहला और ये दूसरा दोनों को हम जो है वो आपस में ऐसे जोड़ देंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसको लिख देना है और प्लस करके जो है वो आपको इसको लिख देना है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब जैसा कि पता है यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आप जो है वो निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, CH2 ये पूरा आपको ऐसे उतारना है एज इट इज और इसको जो है वो यहाँ पे नीचे जो है वो इसके साथ जो है वो आपको बॉन्ड, मतलब ये जो CH माइनस है वो यहाँ पे आकर के जो है वो C के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और ये जैसा है उसको हम जो है वो ऐसा लिख देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, चारों स्टेप समझ आया आप लोगों को क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन कराना है, हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा कार्बोनियन 1 और कार्बोनियम 2 बना था उसको हम लोगों ने जोड़ दिया। एक बार फिर से मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने बेस को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो पहला पार्ट था नेगेटिव चार्ज उसको हम लोगों ने डाइएथिल मैलोनेट के साथ जो है वो रिएक्शन कराया जिससे हमें कार्बोनियन 1 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे हम जो है वो एक्रोलिन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कार्बोनियन 2 बनता है, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार का कंपाउंड हमें जो है वो मिल जाता है। अब हम लास्ट और 5वां स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्टेप 5वां स्टेप बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। मीन्स इसके साथ आपको H+ का जो है वो रिएक्शन कराना है। जैसे आप इसमें H+ ऐड करते हो, ये जो आपका CH2 है वो जो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है वो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CHO जो है वो बन जाएगा। मतलब फाइनली हमारा 4,4 डाई कार्बोक्सी ब्यूटेनॉल जो है वो बन गया। जो मैंने आप लोगों को पहले रिएक्शन बताया था कि कैसे यहाँ पे दोनों जब हम प्रोडक्ट को मिलाएंगे तो इस प्रकार का हमारे पास कंपाउंड बनेगा। तो लास्ट में हमारे पास इस प्रकार का कंपाउंड बन जाता है। ये है आपका माइकल एडिशन रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने एक्रोलिन और डाइएथिल मैलोनेट को जब आपस में मिलाया बेस के प्रेजेंस में तो हमें 4,4 डाई कार्बोक्सी ब्यूटेनॉल जो है वो मिल गया। तो अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैकेनिज्म के थ्रू हम लोगों ने समझा कि किन किन स्टेप से हो करके जो है वो इस प्रकार का लास्ट में हमें जो है वो प्रोडक्ट मिलता है। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।